क्योंकि हमारा मोटिव ही है पेपर यहीं से आएगा। तो एंड नॉन मेटल चैप्टर से जो भी बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे यहीं से आएंगे, क्योंकि हमारा मोटिव ही है पेपर यहीं से आएगा। तो शुरू करते हैं। आपके सामने सबसे पहले ये पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है। इसमें 118 तत्व होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं। और जो कि आपके सामने ये ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रही है एलिमेंट, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये आपके 7 एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट्स। इससे इधर के जितने भी हैं, इसके इधर के जितने भी हैं जिनको हम कलर कर रहे हैं, देखिए ठीक है, कलर चेंज कर रहे हैं रेड कलर का। देखिए ये वाले जो हैं ये आपकी सारी की सारी मेटल्स हैं, और इसके इस साइड में जो भी हैं दूसरी साइड में वो सारी नॉन मेटल्स हैं। और जो आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं ये आपकी मेटलॉइड्स हैं। अब मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, मेटलॉइड्स क्या होती हैं, ये सारा हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो पहले बता दें कि जो मेटल्स होती हैं वो हमारी 91 होती हैं, मेटलॉइड्स जो होती हैं वो हमारी 7 हैं, और नॉन मेटल्स जो होती हैं 20 हैं। टोटल 118 हमारे एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इन एलिमेंट्स में कुछ ऐसी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है हमारा सिल्वर होती है, चांदी सबसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की कंडक्टर होती है, सबसे अच्छी। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है सबसे बेस्ट सिल्वर यानी कि चांदी में फ्लो करती है। चांदी सबसे अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की। गोल्ड और ये डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है। क्या होते हैं डक्टाइल, मेलिएबल, ये सारा का सारा हम देखेंगे। तो ये जितने भी आपके पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद कर लेना, क्योंकि पेपर में इनसे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव कम से कम 1 नंबर का आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब बात करेंगे अगला, आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर एक कॉपर सल्फेट जिसका रंग ब्लू होता है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का, और जिंक सल्फेट जो कलरलेस होता है। ये 3 कलर आप याद रखना, इसका आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इनको याद कर लीजिए अभी के अभी, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इनको याद कर लीजिए कि कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है, जिंक सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, और जिंक सल्फेट हमारा कलरलेस होता है, और फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट जो होता है वो हमारा ग्रीन कलर का होता है। इसे ग्रीन कलर या फिर हम इसे पेल ग्रीन भी कह देते हैं। क्या, पेल ग्रीन भी कह देते हैं। ओके ना, आगे बात करते हैं। अब डिफरेंसेस देखेंगे, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होती हैं, सारा का सारा अब हम देखेंगे। तो देखिए जो मेटल्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा चमकदार होती हैं, नॉन मेटल्स ऐसी नहीं होती हैं। जैसे कि आपने देखी होगी आयरन लोहा चमकदार होता है, कॉपर चमकदार होता है, सोना चमकदार, चांदी चमकदार, प्लेटिनम ये भी चमकदार। ये क्या है, सब मेटल्स हैं। लेकिन नॉन मेटल्स इतनी अच्छी चमकदार नहीं होती हैं। जैसे कि आपने गंधक सल्फर देखी होगी, इतनी ज़्यादा चमकदार नहीं होती है। आपने दीपावली के टाइम पे गंधक पोटास चलाई है, उसमें से जो येलो कलर की होती है वो हमारी गंधक होती है, जिसका सिंबल क्या होता है, एस। सल्फर होता है जो कैसे कलर की होती है, हमारी येलो कलर की होती है, और उसमें इतनी अच्छी चमक नहीं होती है। ठीक है ना। अब इनकी स्टेट की बात करते हैं। जो मेटल्स होती हैं सारी की सारी सॉलिड होती हैं, लेकिन एक मेटल ऐसी होती है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, जिसका नाम है मरकरी यानी कि पारा। नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। सॉलिड में अगर हम बताएं, जैसे कि अभी अभी हमने आपको बताया सल्फर सॉलिड होती है। सल्फर कैसी होती है, सॉलिड। उसके बाद ब्रोमीन जो एक होती है मात्र, वो कैसी होती है, हमारी लिक्विड होती है। और गैसियस में जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये सारी की सारी क्या है, हमारी गैस रूप में पाई जाती हैं। तो ये तो आपको वो इतनी अच्छी तरह से पता है। ठीक, आगे देखते हैं। हार्डनेस, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हमारी सब हार्ड होती हैं, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम और जो पोटेशियम होता है, इन दोनों धातुएं को हम चाकू से यानी कि नाइफ की सहायता से कट कर सकते हैं।
तो ये इतनी यानी कि हार्ड नहीं होती हैं, ठीक है ना। अगली देखिए, अगली है हमारे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, मोस्टली ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं, लेकिन इनमें एक डायमंड ऐसा होता है जो इतना हार्ड होता है कि सभी मेटल्स पे भारी। कहने का मतलब ये है डायमंड हीरा बहुत अधिक कठोर होता है, बाकी जितनी भी नॉन मेटल्स हैं इतनी ज़्यादा कठोर नहीं होती हैं, वो जनरली सॉफ्ट होती हैं। डेंसिटी की बात करें तो जो मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी का मतलब समझते हो, डेंसिटी को अगर हम साधारण भाषा में समझा, वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन इससे आप तो समझ नहीं पाओगे, हम आपको समझाते हैं। डेंसिटी का मतलब है कम जगह में, ये कम जगह में बहुत ज़्यादा वजन होता है इनका, यानी कि मेटल्स होती हैं कम जगह में बहुत ज़्यादा वेट होता है इनका। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, ये ज़्यादा जगह होती है, जगह ज़्यादा घेरती हैं लेकिन वजन कम होता है। डक्टाइल होती हैं मेटल्स। डक्टाइल का मतलब होता है इनको खींच के तार के तौर पे बना सकते हैं, यानी कि इनको अगर खींचा जाए तो तार बनाया जा सकता है। जैसे कि आपने कॉपर का तार देखा है, आयरन के तार देखे हैं, लोहे के तार देखे हैं सबने। लेकिन एक धातु ऐसी होती है जिसका नाम है गोल्ड, सबने सुनी है, सोना। अरे भाई ये तो दुनिया को सबको प्यारा है, कहोगे कि इसके बारे में किसने नहीं सुना। सोना एकमात्र ऐसा धातु है जिसके 1 किलोग्राम से, सुन लीजिए, सोना एकमात्र ऐसा धातु है जिसके 1 किलोग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, समझे। तो ये इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है। मैलिएबल की बात, और जो नॉन मेटल्स होती हैं ये इतनी डक्टाइल नहीं होती हैं, ये क्या करती हैं, तुरंत टूट जाती हैं, टूट जाती हैं, ठीक है ना। अगली देखिए, मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है पीठ के चादर के तौर पे इनको बनाया जा सकता है। जैसे कि आपने लोहे के कई सारे बर्तन देखे हैं जिनको क्या करते हैं, पीठ के ही बनाए जाते हैं, ठीक ना, लेकिन नॉन मेटल्स टूट जाती हैं, तो ये ऐसा नहीं करती हैं। कंडक्टर, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं, लेकिन एकमात्र लेड को छोड़कर, यानी कि लेड ऐसा नहीं करते हैं। वहीं नॉन मेटल्स होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर नहीं होती हैं, यानी कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करती है, विद्युत धारा फ्लो ही नहीं करती है। लेकिन एकमात्र एक्सेप्शन है इसका, जो कि ग्रेफाइट है, ठीक है ना, जो कि कार्बन का ही एक अपर रूप है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, किसमें, ग्रेफाइट में। अगला एलॉयज की बात करते हैं। जितनी भी धातुएं हैं समय समय पे गल जाती हैं। बहुत सारी धातुएं क्या होती हैं, रिएक्टिव हैं, तो गल जाती हैं तत्वों से क्रिया करके, ठीक ना। तो क्या होता है कि ये इनसे बचाने के लिए, तत्वों से गले ना, तो इसलिए क्या करती है, इनका एलॉयज बनाए जाते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स रिएक्शन ही इतनी जल्दी नहीं करती हैं, तो इनके एलॉयज नहीं बनाए जाते हैं। एलॉयज मीन्स होता है मिश्र धातुएं, यानी कि 2-3 धातुएं मिक्स करके एलॉयज बना लिए जाते हैं। अगला देखिए, रिएक्शन विद वाटर। यहाँ पे वाटर लिखा है, ठीक है ना। ये रिएक्शन करते हैं मेटल्स, और ये मेटल्स रिएक्शन नहीं करती हैं। आगे देखते हैं, नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल्स के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये देख लीजिए, ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे कि आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, गोल्ड है, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है ना, और क्लोरीन, ये क्या है, सब नॉन मेटल्स हैं। और अगर बात करें मेटलाइट्स की, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं, जैसे देखिए समझा दें, ये जो हमारे हैं, ये वाले कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के बीच में है। तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की होती हैं, इसीलिए इनको मेटलाइट कहते हैं, ठीक ना। क्या मेटलाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसी होती हैं, इसीलिए इनको मेटलाइट्स कहते हैं, और कोई रीजन नहीं है मेटलाइट्स कहने का। आगे देखते हैं क्वेश्चन, जो कि 2020 में ही आया हुआ है। क्या कह रहे हैं कि गोल्ड की कोई दो, पहला इनका देखो,
राइट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द गोल्ड विच मेक्स टू इट इज़ द मोस्ट सुइटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट, यानी कि ऑर्नामेंट इसका आभूषण बनाने में गोल्ड को क्यों यूज किया जाता है, इसकी कोई दो प्रॉपर्टी बताओ। क्योंकि ये मेलिएबल होता है, मेलिएबल पीट कितना भी सकते हैं, टूटता नहीं है। डक्टाइल होता है, तन्यता गुण पाया जाता है। मेलिएबल को हिंदी में आघातवर्धनीय कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नेम टू मेटल्स विच आर वेस्ट कंडक्टर ऑफ ए हीट, जो हीट की गुड कंडक्टर होती है, सिल्वर है, कॉपर है। ठीक है ना। अब सिल्वर का हम तार क्यों नहीं बनाते हैं, उसका रीजन है सिल्वर हमारी चांदी बहुत महंगी होती है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, हम लोग इतने मीडियम भाई घर से हैं, तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कॉपर का यूज करते हैं हम लोग। अगला देखिए, ऐसी कौन सी धातु है, नेम द मेटल्स नेम टू मेटल्स ऑफ विच द मेल्ट व्हेन यू केप्ट देम ऑन योर पाम, यानी कि ऐसी दो धातुओं के नाम बताओ जब आपको हथेली पे रखते हैं तो जो पिघल जाती हैं, गैलियम और सीजियम। इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 28 डिग्री के समथिंग होता है। कितना? 28 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है दोनों का, ठीक ना। एक का 28.5 होता है, एक का 29.5 होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 2025 में, 20 में और 16 में आया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग मेटल्स, इन मेटल्स को देख लीजिए, जो कौन कौन सी है। पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है और सिल्वर है, और उसके बाद हमारी आयरन है। अब इनको देख लीजिए और उसके बाद ये क्वेश्चंस लिखे हैं, इसमें से आपको इनके आंसर देने होंगे। क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, यानी कि इनमें से कौन सी है जो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करती, वो हमारी सिल्वर होती है। क्यों? सिल्वर हमारी इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे पाई जाती है, यानी कि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, तो इसीलिए ये क्या करता है, जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, तो इसका क्या है, पहले का सिल्वर। दूसरे का देखते हैं, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, यानी कि प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर अगर कोई कह देना कहीं पर भी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर आ जाए तो एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम क्या बनाता है, एल्यूमिना, Al2O3 यही बनाता है। ध्यान रखना इस चीज को, कहीं पर भी आ जाए एल्यूमिनियम प्रोटेक्टेड, अगर आपको प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर शब्द दिख जाए कहीं पर भी, तो आप बिना कहें आप तुरंत एल्यूमिना Al2O3 या एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका रहेगा, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसमें कौन सी धातु है, एल्यूमिनियम है। कैच फायर व्हेन केप्ट इन ओपन, यानी कि अगर आपको ओपन में कोई चीज रखी है तो तुरंत आग पकड़ लेती है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर तुरंत आग पकड़ ले। ऐसी दो धातुएं हैं, एक हमारी पोटेशियम है, दूसरी हमारी सोडियम है। दोनों धातुएं जो होती हैं वो आग मतलब ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन करती हैं, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव होती हैं, ये हाई रिएक्टिव होती हैं, तो इसीलिए क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके तुरंत ही फायर हो जाती हैं, जल जाती हैं। ठीक ना, तो इसमें से एक ही है आपकी पोटेशियम, तो पोटेशियम पे टिक लगा देना। अगला देखते हैं, अगला है हमारा इसी का, डज नॉट बर्न इन ऑक्सीजन बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड। अगर आपको ब्लैक कलर ऑक्साइड कहीं पर देखने को मिल जाए, अभी इसमें भी जरूरत पड़ेगी, अगले चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगी, तो ब्लैक कलर ऑक्साइड अगर देखने को मिल जाए तो आपका कॉपर रहेगा, और उसके साथ आपको ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड होने वाला है। तो इसमें से मेटल की बात कर रहे हैं तो कॉपर। ठीक है ना, ध्यान रखना क्या क्या, अगर आपको ब्लैक कलर दिखाई दे जाए, ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड, तो आपको कॉपर ऑक्साइड बनाना है, और अगर आपको प्रोटेक्टिव तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज को। आगे देखते हैं, अगला है कि वाई इज पोटेशियम कैप्ट इमर्ज्ड इन कैरोसिन, यानी कि जो पोटेशियम होता है इसको कैरोसिन में क्यों डुबो के रखते हैं, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव होता है। मैंने अभी बताया था ये हाई रिएक्टिव होता है, जैसे ही ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तुरंत आग पकड़ लेता है, इसीलिए क्या करते हैं, इसको कैरोसिन के अंदर रखा जाता है।
और इससे क्या होता है, दो चीज़ें हो जाती हैं कि पहला तो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द बर्निंग, यानी कि आग लगने से बच जाती है, और दूसरा हम एक्सीडेंट से बच जाते हैं। तो ये क्या है, इसके कुछ हमारे यूजेस भी हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं, इसीलिए इसको हम सिर्फ पोटेशियम को नहीं, सोडियम को भी रखते हैं, क्योंकि दोनों हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ओके ना। अगला देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको बहुत अच्छी तरह से भाई याद कर लो। ये रिएक्टिविटी सीरीज है हमारी, इसको जितनी अच्छी तरह से याद कर सकते हो कर लो, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी समझ में तो केमिस्ट्री में कुछ है नहीं। क्योंकि भाई आपके लिए ये रामबाण होने वाला है, रामबाण तो समझते ही हो, ठीक है ना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसमें सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और सोना रहने वाला है। ये सारे के सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, ये देख लीजिए अच्छी तरह से, और इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लीजिए। इसमें से क्या रहता है, ये जो आपके ऊपर के दिखाई दे रहे हैं, ये आपके हाई रिएक्टिव होते हैं एलिमेंट। ये कैसे हैं, सब हाई रिएक्टिव एलिमेंट हैं, लिख लीजिए यहाँ पे हाई रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना। लिख देता हूँ मैं भी, ये सारे हाई रिएक्टिव एलिमेंट हैं। हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स ये, और ये जो आपके हाइड्रोजन से ऊपर के दिखाई दे रहे हैं, जिंक, फेरस और लेड, ये आपके मीडियम रिएक्टिव हैं, यानी कि ये ज़्यादा नहीं हैं। और नीचे वाले हाइड्रोजन से जो नीचे के हैं, ये लो रिएक्टिव में आते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे ऊपर के तत्व हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये तत्वों से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, क्लोराइड फॉर्म में पाए जाते हैं। सारे के सारे हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, ये क्लोराइड रूप में पाए जाते हैं, और ये जो सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक ना। मेडिएबल। आगे देखिए, ये इनको याद करने की यहाँ पे एक ट्रिक भी लिखी हुई है, बहुत अच्छी ट्रिक है, देख लीजिए। ये इनको याद करने की क्या है, बहुत अच्छी सी ट्रिक लिखी हुई है हमारे सामने, और ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्या है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ठीक है ना, याद रख लेना इसको, इसका आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और आपको ये अब और बता दें इसी में कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें जो हमारा पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम है, ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर देते हैं। इनके बाद जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनके लिए हॉट वाटर की ज़रूरत होती है, गर्म पानी की ज़रूरत होती है। अब इनमें से जो सबसे ऊपर जो पोटेशियम है, ये हमारा इतना रिएक्टिव होता है कि ये ऐसे ही खुले में ही, यानी कि जो वातावरण होता है ना, एटमॉस्फेयर का जो वाटर है एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिड है, ठीक ना, उसी से क्या करता है, रिएक्शन करके ये विस्फोट कर देता है, इतना रिएक्टिव होता है, उसी से रिएक्शन कर लेता है। तो इसको तो पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक ना, उसी से निकाल लेता है एटमॉस्फेयर से ही। लेकिन और बाकी जो सोडियम भी ऐसा ही है लगभग, जिसको थोड़ी बहुत पानी की ज़रूरत हो जाती है। उसके बाद इनके लिए देखो जिंक और जो हमारा, ठीक ना, जिंक और आयरन है, इनके लिए हमें स्ट्रीम यानी कि भाप की ज़रूरत होती है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए पानी का। और ये लो रिएक्टिव होते हैं, ये पानी से जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं। आगे देखेंगे, आगे इन मेटल्स की हम रिएक्शन देखेंगे, मेटल्स की रिएक्शन देखेंगे, नॉन मेटल्स की रिएक्शन देखने वाले हैं। जितनी भी मेटल्स हैं, ध्यान रखना, जितनी भी मेटल्स हैं, सारी की सारी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाती है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर करके मेटल ऑक्साइड। और जितनी भी मेटल ऑक्साइड हैं, आपको पहले चैप्टर में बताया था, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं, ठीक है ना, कैसी होती हैं, बेसिक इन नेचर। अगला देखिए, रिएक्शन विद वाटर। अगर इनकी मेटल्स की हम वाटर के साथ रिएक्शन कर दें तो क्या बनेगा, मेटल
हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस। जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो सीधी सी बात है, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? बेस बना रहा है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। और हाइड्रोजन गैस का अगर आपको कोई टेस्ट करने के लिए कह दे तो आप क्या करेंगे? पॉप टेस्ट उसको बता देंगे। पॉप टेस्ट तो आपको पता ही है सबको, ओके ना? तो पॉप टेस्ट उसको बता देना आप। अगला देखिए, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाते हैं, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में सीखा भी था। सॉरी, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हम सीख चुके हैं। ये वही रिएक्शन है, लेकिन इन रिएक्शन में एक नई खास और बात है कि उसमें हमने एक चीज़ थोड़ी रोकी रखी थी, जिसको हमने अब बता रहे हैं। क्या? कि सारी मेटल्स, तो जो मेटल्स होती हैं सारी की सारी मेटल्स लगभग हमारी एसिड्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। मेटल्स क्या करती हैं? एसिड के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। लेकिन एक ऐसा एसिड होता है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड है, HNO3। क्या है? नाइट्रिक एसिड, जो कि हमारा हाइड्रोजन गैस ना देके जल देता है, H2O देता है। और ये क्यों देता है? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना? तो ये क्या करता है, जो मेटल्स के साथ अगर आपकी कहीं पर भी आपकी HNO3 के साथ रिएक्शन कर दिया जाए तो आपका H2 ना निकल के H2O निकलेगा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अपवाद है। क्या? जो हमारा नाइट्रिक एसिड है ये क्या है? हमारा एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब अपवाद में भी यहाँ पर एक अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि सिर्फ दो मेटल ऐसी भी हैं, एक मैग्नीशियम एक मैग्नीज, जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस ही देती हैं। ध्यान रखना, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी मैग्नीशियम और मैग्नीज दो मेटल ऐसी हैं जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपको अंदाजा लग ही रहा है, 2024 में आया भी है। अगला देखिए, मेटल अगर हमारा साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट सॉल्यूशन और यानी कि उसके स्थान से विस्थापित कर देते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे डिस्प्लेसमेंट ही तो है भाई, ठीक है ना? इसके कई सारे आपको एग्जांपल्स कराए हैं, देख लेना। जितनी भी मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके मेटल क्लोराइड बनाएंगी, मेटल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। नाम अगर देखना चाहो तो मर्क्यूरस क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड। अगर इनका नाम देखने चाहो, जैसे सोडियम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्राइड, कॉपर हाइड्रोजन के साथ कॉपर हाइड्राइड, जिंक, ठीक ना, हाइड्रोजन के साथ जिंक हाइड्राइड बनाते हैं। इनमें कोई दिक्कत? ये आपकी कुछ रिएक्शंस थी, इनको देख लीजिए, अच्छी हैं, आने लायक। कुछ नोट है जो कि हम वैसे हर बार बताते रहते हैं, फिर हम बता रहे हैं एक बार और। देखिए कि जितनी भी मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मैंने पहले ही बता चुका है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, बता चुके हैं। अगला देखिए, मेटल हाइड्राइड आर बेसिक इन नेचर। यहाँ पे रखना, जो मेटल हाइड्राइड अभी अभी आपने बनाया ये सब कैसे हैं? बेसिक इन नेचर, ओके। और नॉन मेटेलिक हाइड्राइड आर तो एसिडिक इन नेचर होंगे, ठीक। यानी कि ये क्या है? सब बेस है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, 2025 में आया है, 2016 में आया हुआ है। क्या है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व, यानी कि हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। कब नहीं बनती है? जब तत्व की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है, अभी हमने ऊपर यही सीखा है, ठीक ना। तो ये तो ट्रू हो गया हमारा, ये तो ट्रू है। अगला देखते हैं, रीजन नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं भाई, अभी हमने क्या बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना कि रिड्यूसिंग। तो ये तो नहीं है। तो यानी कि पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला देखिए, कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं, कुछ हमारी मेटल्स ऐसी भी होती हैं जो एसिड से भी रिएक्शन करती हैं और बेस से भी रिएक्शन करती हैं। इनको हम ऑम्फेटेरिक मेटल्स कहते हैं। और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उन सबको ऑम्फेटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। यानी कि ऐसी जो मेटल्स होती हैं कुछ,
जो हमारी एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करती हैं तो उनको उभयधर्मी धातुएं कहते हैं, ठीक ना, एम्फोटेरिक। और जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, लिखा भी है, एन ऑक्साइड दैट रिएक्ट बोथ एसिड्स एंड बेस, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इनके, अच्छा इसी को देखो समझा दें, अभी समझाया नहीं है। देखिए क्या है कि इसके दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, याद रखना। एक हमारा जिंक का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दो। और एक और है वैसे गैलियम, जो कि आपके यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक ना, आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसकी रहने दीजिए। जिसमें आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये होगा। ये क्या करता है, एसिड से रिएक्शन करेगा। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा, इसको रफ देखो साफ करते हैं तब आपको समझाते हैं डिटेल में। देखिए अगर यही हमारा, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर हमारा एसिड से रिएक्शन करता है तो ये बेस का काम करेगा। तो यहाँ पे बेस का काम कर रहा है, तो आपको पता है एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अगर यही हमारा बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये एसिड का काम करेगा, और एसिड का काम करेगा, इधर बेस इधर एसिड, एसिड वेट, एसिड और बेस रिएक्शन मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, ठीक ना। फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया है और आपको सेकंड चैप्टर में भी समझाया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में बहुत अच्छी तरह से हमने इसको सीख चुके हैं। अगला देखिए 2025 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है क्या, कि जब अगर हम, देखो क्या लिखा है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 1 आवर, यानी कि 1 घंटे बाद आपने कलर को ऑब्जर्व कीजिए। द प्लेसिंग आयरन नेल, आयरन नेल का जब हम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करते हैं तो आयरन की, अगर हम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहे हैं तो आयरन कॉपर से ऊपर है तो इसको ये हटा देगा, तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट का, सॉरी फेरस सल्फेट, सॉरी फेरस सल्फेट बना। तो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, पेल ग्रीन, मैंने आपको बताया था ऊपर शुरुआत में ही बताया था। और कॉपर सल्फेट का कैसा होता है, कैसा होता है, ब्लू कलर, ठीक है ना। और उसके बाद एक और बताया था क्या, जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, कलरलेस। ये मैंने 3 बताए थे, इनको अगर आपने याद रखे होंगे तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका कौन सा आंसर रहने वाला है, पेल ग्रीन इसका आंसर रहने वाला है। देखिए समझाने का तरीका देख लीजिए आप, ठीक है ना, हर चीज डिटेल में समझा रहे हैं। ऐसी वीडियो आपको शायद बात है यूट्यूब पे कभी देखने को ना मिले। आगे देखिए, ए मेटल एम डिस्प्लेस्ड, एक मेटल है जो डिस्प्लेस कर देती है, ठीक ना, आयरन को फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक ना, बट फेल्स सो टू डू सो दैट द केसेस ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि क्या करते हैं, जब कोई भी मेटल है जो क्या करती है, एल्यूमिनियम सल्फेट, किसको, एक बार लिखते हैं, देखिए एक मेटल है जो एल्यूमिनियम सल्फेट से एल्यूमिनियम को विस्थापित कर देती है, ठीक ना, एल्यूमिनियम Al यहाँ पे 2 है, इधर 3 है, ठीक ना। एल्यूमिनियम सल्फेट से क्या करती है, एल्यूमिनियम को विस्थापित कर देती है। तो ऐसी कौन सी होगी जो एल्यूमिनियम से विद्युत रासायनिक श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगी। तो देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम से ऊपर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। कौन कौन सी है, तो इसमें से जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका मैग्नीशियम है। देख लीजिए, दिखा दिया आपको, ठीक है ना, कौन सा है, मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर, जैसा कि हमारा लगा भी है। अगला देखिए, थर्मिट रिएक्शन, ये बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी। 2025 में, 24 में, 23 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2026 में क्यों नहीं पूछा जाएगा, 23 में, 24 में, 25 में जब पूछा है तो 26 में भी ये आने वाला है। ये या इसके सिमिलर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसके जैसा कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। क्या है कि जब फेरस ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं
तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिना बनता है। और उसके बाद क्या करते हैं, जो आयरन होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि इसमें हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा क्षेपीय क्रिया। इसमें हीट इतनी ज़्यादा रिलीज होती है कि जो आयरन है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और यही लिक्विड जो ट्रेन होती है या फिर जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं जिसमें मशीनें कहीं पे चटक जाती हैं, या कुछ भी ट्रेन की जो पटरी होती है ना चटक जाती है, तो उसको भरने के लिए इसी को डाल दिया जाता है, ठीक है ना। और यही रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी, थर्मिट रिएक्शन कहलाती है। इसको हम वेल्डिंग रिएक्शन भी कह देते हैं, क्योंकि ये वेल्डिंग यानी कि दोनों पटरियों को जोड़ने में यूज की जाती ना, इसका मतलब वेल्डिंग कर रहे हैं। जो वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो ये वेल्डिंग के तौर पे भी यूज की जाती है। देखो लिखा भी है इसका यूज। द मोल्टन मैटर इज यूज टू द ज्वाइनिंग ऑफ द रेलवे ट्रैक्स ऑन क्रैक्स मशीन पार्ट्स ऑफ द आयरन। आयरन के ये क्या होते हैं, टूटे हुए पार्ट्स को जोड़ने में काम करती है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक ना, जो कि देखिए, तो इसका आयरन और स्वाभाविक रूप से आयरन है, तो आयरन वाला ही टिक कर दीजिए। अभी अभी आपको समझा चुके हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। देखो 23 में, 25 में, 20 में, ठीक है ना, 20 में, 15 में क्वेश्चंस आए हैं। तो स्वाभाविक है आपको अंदाज़ा ही लग रहा होगा कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ठीक है ना। मैं तो अपने मुंह से कुछ कहूँगा नहीं, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव के बनते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें दो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक ना। इनमें इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र से ये बनते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से ये बनते हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए हार्ड सॉलिड्स होते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी खूब होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसको तोड़ना हो ना तो इसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत लार्ज एनर्जी चाहिए होती है, लार्ज ऑफ, ठीक ना। इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, खूब हाई होता है। और ये जो होते हैं ये वाटर में हमारे सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, और उसके बाद पेट्रोल है, केरोसिन है, अल्कोहल इनमें घुलते नहीं हैं। ये इनका कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, याद रखना। अगला देखिए क्या है कि जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि NaCl ही मान लीजिए, आपको पता है कि प्राचीन समय में या कुछ समय साल पहले ही जब कटिया डाली जाती थी, तब क्या होता था, एक अर्थ और एक फेस चाहिए होता था। तो जब अर्थिंग के लिए तार लगाया जाता था ज़मीन में, तो उसमें क्या होता था, नमक डाला जाता था, और वो भी उसके ऊपर पानी डाला जाता था। यानी कि तो जो नमक है वो आपका स्वाभाविक रूप से आपको पता है सबको, सॉल्ट है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में, ना कि सॉलिड सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूव होगा। इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मूव करेंगे वहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो इसीलिए क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और सॉलिड स्टेट में ये ऐसा नहीं करते हैं, ठीक ना। इनमें कुछ के फॉर्मेशन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड, फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके फॉर्मेशन है जो कि पेपर में आते हैं, ठीक है ना, और आए भी हुए हैं, देख लीजिए, सने लिखी हैं। ये इनका तरीका है कैसे कि सोडियम पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसका 2,8,1 होता है, तो इसका मतलब इसके बाह्य कोश में 1 है, तो इसीलिए ये मेटल है।
तो इस पर क्या हो गया, वाई कोस में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन का करते हैं, क्लोरीन का 17 होता है, 17 तो 17 होता है 2,8,7। इसके वाई कोस में 7 इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास 1 है, सोडियम के पास, क्लोराइड के पास 7 है। तो ऑक्टेट पूरा करना होगा, तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इसको दे देता है। सोडियम क्या करता है, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो आयनिक कंपाउंड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है, ठीक ना। तो यही आपकी आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन भी है। द बॉन्ड विच मैक्स बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका यहाँ पर सोडियम पे पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, और क्लोराइड पे निगेटिव आ जाता है क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। ऐसे ही सेम इसे जो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कह देते हैं, ठीक ना। इसीलिए क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इनके आते हैं, ठीक ना। एक मैग्नीशियम क्लोराइड का है। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 2,8,2। क्लोराइड का तो आपको पता ही है 2,8,7। मैग्नीशियम के पास 2 है, इसके क्लोरीन के पास 1 की कमी है, इसके पास 1 की कमी है, तो ये दोनों क्या कर देगा, अपने इसको दे देगा। तो मैग्नीशियम पे डबल पॉजिटिव आ जाता है, क्लोराइड पे निगेटिव आ जाता है, 1 निगेटिव, क्योंकि 1 इसने लिया, 1 इसने लिया, 2 है, इसीलिए 2 बार हमने एक साथ लिख दिए हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम पे वही आपका सेम प्रोसेस के साथ आपको अभी अभी बताया ही है, ठीक है ना। देखिए मैग्नीशियम पे क्या है, 2,8,2, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्साइड पे आपको पता ही है, ठीक है ना, कितना होता है, 8 होता है, 2,6। तो बाह्य कोश में कितने हैं, 6। इसको 6 है, 2 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्टेट पूरा कर लिया 2 देके, तो इस पे मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और ऑक्साइड पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्टेट तो पता है ना क्यों पूरा करते हैं, ऑक्टेट इसलिए पूरा करते हैं कि ये नोबेल गैस बन जाए। नोबेल गैस कैसी होती हैं, वो अत्यधिक रिच होती हैं, बहुत वेरी रिच। ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स देती हैं ना इलेक्ट्रॉन्स लेती हैं, ये बहुत रिच होती हैं, ठीक ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये ऑक्टेट बनाने का, ऑक्टेट पूरा करने का कोशिश करती हैं जिससे कि नोबेल गैस बन जाए, ठीक है। आगे देखिए, एक क्वेश्चंस भी आया है इसका कि इसमें से बताओ, सिलेक्ट द आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो एक मेटल और एक नॉन मेटल से ही बनते हैं। ध्यान रखना, एक मेटल और एक नॉन मेटल होगी तभी आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे। तो इनका देख लीजिए, पहला नॉन मेटल नहीं, मेटल नॉन मेटल हो गया, ये है नॉन मेटल ये नहीं होगा, और सोडियम क्लोराइड मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक ना। तो कौन सा हो गया, बी एंड डी। तो बी और डी ये रहा आपका आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, देख लेना। अगला देखिए, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है 2021 में और 2019 में। अगला देखिए कि क्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट कोई ऐसा जिसका एटॉमिक नंबर 20 होगा। आपने 9th में पढ़ा है, 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8,2, ठीक, कितना, 2,8,8,2। अब ये 2 हैं, ठीक ना। अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा, अष्टक पूरा करना होगा, तो ये क्या करेगा, 2 को दे देगा, और 2 को दे देगा तो क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो इसीलिए इस पे 2 प्लस के होते हैं। पूछ क्या रहे हैं वो भी हम देख लें। राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा। स्टेट वेदर दिस एलिमेंट इज द मेटल और नॉन मेटल। इसका मेटल है या नॉन मेटल है। 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इसलिए ये मेटल है, ठीक ना। क्या है, मेटल है, लिखा भी है, ठीक ना, सब लिखा है। व्हाट इज इट्स वैलेंसी। इसकी वैलेंसी कितनी होगी। स्वाभाविक रूप से जो वैलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉनों का इसने ट्रांसफर होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा तो 2 इसकी वैलेंसी हो गई। आगे क्या कह रहे हैं, राइट द नेम ऑफ द, नेम एंड फार्मूला। नेम आपका कैल्शियम है और फार्मूला आपका Ca है। ऑफ द कंपाउंड विच दिस एलिमेंट फॉर्म विद क्लोरीन, यानी कि ये क्लोरीन के साथ क्या करेगा, देखो, ठीक ना, कैल्शियम
क्लोरीन, तो क्या कर देगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आगे देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं आपकी लिखी हुई, देखिए जो भी। अब ये अच्छा है, यहाँ से ही आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आने वाली हैं। क्या, मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? अब आपने इतना सीख चुके हो कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स सारा सीख चुके हो। तो अब जब इतना सीख चुके हो तो ये बताओ, ये पाई कहाँ से जाती हैं? तो ये अगर नेचर में जिस भी रूप में पाई जाती हैं उनको हम मिनरल्स कहते हैं। ये पृथ्वी से, चट्टानों से यानी कि अर्थ क्रस्ट से और रॉक्स से पाई जाती हैं। इनमें जब पाई जाती ना तो इनमें बहुत सारी गंदगी होती हैं, उनको हम गैंग कहते हैं। जैसे कि इसमें सॉइल है, सैंड है, इस टाइप की गंदगी इसमें पाई जाती हैं। और जिस भी रूप में ये पाई जाती है उन्हें मिनरल खनिज कहते हैं। अगर इनसे निकालना हमारा प्रॉफिटेबल हो, यानी कि हम कम खर्चे से ज़्यादा मेटल प्राप्त कर लें, तो अब इन धातुओं को हम ओरेज अयस्क कहते हैं। अब इन अयस्क को निकालने के अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम तक हाई रिएक्टिव, उसके बाद लो रिएक्टिव, उसके मतलब मीडियम रिएक्टिव, उसके बाद लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। एक और ट्रिक लिखी है, ठीक है ना, वो भी आप याद कर लेना, अच्छी है। ठीक है ना, लिखी है आपके सामने, याद कर लेना। देखिए क्या है रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। यानी कि काशीनाथ का जो माली है वो कैसे आलू पकाता है, थोड़े फीके पकाता है, यानी कि थोड़े अच्छे नहीं पकाता, नमक नमक कम, नमक मिर्च कम रखता है, फीके पकाता है। तो कौन है वो, आगे आओ, ये आगे लिखा है, ठीक ना, आगे आओ। आगे देखिए, इनसे अयस्क निकालने की, अब जो अयस्क होते हैं ना, ये है जो हाई रिएक्टिव होते हैं। हाई रिएक्टिव ये हमारे क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं, किसके, क्लोराइड के रूप में। और जो हमारे मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे दो फॉर्म में पाए जाते हैं, कौन कौन से, देखो कलर चेंज करते हैं हम। पर्पल कलर, पर्पल कलर, पर्पल कलर, बे आर यू, ई आई एम, हाउ डू यू डू। देखिए ये कौन कौन से मीडियम जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक हमारे कार्बोनेट के रूप में और एक हम हमारे सल्फाइड के रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक ना, आगे देखिए, और जो लो रिएक्टिव होते हैं ये हमारे सल्फाइड के रूप में ही पाए जाते हैं। अगर ये लो रिएक्टिव हैं हमारे, वो सॉरी हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव क्या होते हैं, क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं। देखिए हाई रिएक्टिव क्या होते हैं, हमारे क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं। और जो क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं ना जितने भी एलिमेंट्स, उनका होता है डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है हम सीखने वाले हैं, सब सीखेंगे। और उसके बाद ये प्योर मेटल हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। ये लेकिन जो कार्बोनेट होते हैं, सल्फाइड होते हैं, अब कार्बोनेट और सल्फाइड इनसे तो डायरेक्ट हम बना नहीं सकते, तो क्या करते हैं, इनको हम सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। किनको, दोनों को किस में करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट। में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस होती हैं, एक कैल्सिनेशन निस्तापन और एक रोस्टिंग हमारी भर्जन। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो ऑक्साइड का हम करते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन से हमें मेटल प्राप्त हो जाती है। कैसे प्राप्त होती है सारा का सारा अब हम सीखने वाले हैं। देखो एक बार दोबारा से यहाँ से डिटेल में समझा दें। देखो जो हाई रिएक्टिव होती हैं ये क्लोराइड के रूप में पाई जाती हैं, जो मीडिएबल होती हैं ये दो में, सल्फाइड में और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। जो लो रिएक्टिव होती हैं वैसे तो ये प्रकृति में फ्री रूप में पाई जाती हैं, यानी कि ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि हमारी सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। तो इनसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, इन तीनों को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद इनका हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन के बाद हमें प्योर हमारा मेटल प्राप्त हो जाती है। ये प्रोसेस है, सारी की प्रोसेस हम सीखने वाले हैं बारी बारी से। देखिए सबसे पहले हम हाई रिएक्टिव की ही बात करें, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स इनकी बात करते हैं हम। तो इनमें देखिए इनका सबसे पहले क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की ये रही,
ऐसे ही बिल्कुल सेम प्रोसेस होती है, जैसे रिफाइनिंग करते हैं ना, ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस भी, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का ही आपका एग्जांपल समझ लीजिए आप। ठीक। क्या होता है कि इसमें जो हमारी एक मेटल होती है जो प्योर होती है, एक इम्प्योरिटी जो कि हमें जिसको प्योर करना होता है, वो मेटल इधर ली। ठीक ना, कलर चेंज कर रहे हैं। ये आपकी इम्प्योर मेटल है। ठीक। अब इस मेटल से क्या होता है कि ये इम्प्योर मेटल है, जैसे ही इसमें हम मेटल दोनों एक ही साथ लेते हैं और उसी का हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। जो मेटल होती है ना, जो भी मेटल हमारी होती है, जैसे कि यहाँ पे हम अगर हम कॉपर की बात करते हैं, हमने यहाँ पे कॉपर ली है। ठीक ना, वैसे कॉपर क्या होती है हमारी, लो रिएक्टिव होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ले रहे हैं। ठीक ना, हम आपको सिखा रहे हैं, मेटल आप कोई भी ले लेना, हाई रिएक्टिव की कोई मेटल ले लेना। जैसे कि इसमें कॉपर है तो कॉपर सल्फेट होगा, कॉपर नाइट्रेट होगा, यानी कि कॉपर का ही एक्वा सॉल्यूशन होगा। तो इस और ये कॉपर की ही, ये भी छड़ हमारी कॉपर की ही होगी, दोनों छड़ कॉपर की ही होंगी। जो माइनस का होता है वो हमारा कैथोड होता है, जो प्लस का होता है वो एनोड होता है। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी हमेशा प्लस की तरफ से फ्लो करती है, तो प्लस की तरफ से इधर से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और ये वाली मेटल, ये वाली जो हमारी एनोड पर मेटल है, ये हमारी पिघलना शुरू होगी, और पिघल पिघल के पिघल पिघल के पिघल पिघल के ये वाली जो मेटल है हमारी, ये वाली, ठीक ना, यानी कि कौन सी, ये, ठीक है ना, देखिए, ये ये मेटल हमारी पिघल पिघल के इस एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगी, और एक्वस सॉल्यूशन से यही ट्रांसफर होके इस पे आ जाएगी, किस पर, हमारी कैथोड पर, जो प्योर थी। तो इस पे ये धीरे धीरे आ जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये एनोड वाली धातु पूरी पिघल के हमारी इस कैथोड पर आ जाएगी, और जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे हमारी मड के रूप में बैठ जाएंगी, नीचे मड के रूप में बैठ जाएंगी, और हमें प्योर हमारी मेटल प्राप्त हो जाएगी कैथोड पर। यही प्रोसेस आपकी लिखी हुई है। इसी को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस को हिंदी में विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। कोई दिक्कत है इनमें, नहीं। आगे देखिए, अगला है मीडियम रिएक्टिव। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका कार्बोनेट के रूप में और ये सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। तो कार्बोनेट के अगर रूप में पाए जाते हैं तो कैल्सिनेशन होता है। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, हम इस कार्बोनेट को हम हाई टेम्परेचर पर, यानी कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, यानी कि पर्याप्त होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, यानी कि हीटिंग स्ट्रांगली इन अ लिमिटेड एयर में जब इसको हम हीट करते हैं, तब ये हमारा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, तब हम इस ऑक्सीजन से रिडक्शन द्वारा, देखिए रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन में क्या करते हैं, हम इसी के साथ जो हमारा जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ, इसकी कार्बन के साथ रिएक्शन करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, और मेटल हमें प्राप्त हो जाती है। ये हमारी कैल्सिनेशन निस्तापन रही। ठीक है ना, ये निस्तापन होता है। लेकिन अगर ये सल्फाइड के रूप में होते हैं, तब हम इसका कैल्सिनेशन नहीं करते, तब हम इसका करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है कि स्ट्रांगली हीट तो करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो एयर है वो लिमिटेड नहीं होगी, एक्सेस होगी। कैसी होगी, एक्सेस एयर होगी, ज़्यादा रेयर होगी, एयर बहुत होगी, हवा बहुत होगी, जिससे कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तब इस रिएक्शन को हम रोस्टिंग रिएक्शन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो सल्फाइड है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अब यही जिंक ऑक्साइड फिर से ऑक्साइड बन गया। ऑक्साइड बना है तो आपको पता है कि क्या होगा, स्वाभाविक रूप से पता है, कार्बन के साथ रिएक्शन करके जिंक अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग, यानी कि रिडक्शन हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, और इस तरह से हमें जिंक भी प्राप्त हो जाएगी। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी बोर्ड एग्जाम। ठीक ना, यानी कि ये 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th में भी ये टॉपिक अच्छा है।
अब तो इसको हटा दिए गए हैं, कम कर दिया है सिलेबस, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है। देखो 2020 में ये आया भी है कैल्सिनेशन, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है ये 2020 में, कब 2020 में ये आया भी है, ध्यान रखना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, देखिए क्या कह रहे हैं, द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम देयर सल्फाइड, सल्फाइड है, ठीक ना, ओरेज कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग। वो कह रहे हैं सल्फाइड भी और बिना रोस्ट के भी कर लें, कैसी बात करते हो, ठीक ना, यानी वो अच्छा कह रहे हैं कैन नॉट टेक विदाउट, हाँ यानी कि कह रहे हैं बिना ये रोस्टिंग के नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा मेटल जो है सल्फाइड के रूप में है, ओरेज हमारा सल्फाइड के रूप में है, तो कभी भी इनको हम बिना रोस्टिंग के नहीं कर सकते हैं, तो ये तो ट्रू है, फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट क्या है हमारा, ए इज ट्रू। अगला देखें, रीजन क्या है इसका, रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड ओरेज डायरेक्टली इनटू मेटल्स, नहीं भाई, सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, तो स्वाभाविक रूप से रीजन क्या है, फॉल्स है, तो ठीक ना, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, आर इज फॉल्स। ये रिफाइनिंग ऑफ द समझा ही चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ मेटल्स, आपको दिखाई दे रही होंगी कितनी अच्छी, देखो चैन है, कितनी क्यूट लग रही है, और ये थोड़ी और सी लग रही है, ठीक ना, ये क्या है, ये आपको कौन लग रही है, ये गोरी गोरी, और ये थोड़ी इंडियन, ये आपको रसियन, और ये आपकी इंडियन लग रही है, ठीक ना, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हुआ कैसे है, ये जब हुआ है जब ये हमारी मेटल्स एसिड में या वाटर में या एयर की प्रेजेंस में ये रही हैं, तब ये धीरे धीरे डिके होने लगती हैं, और इसी रिएक्शन को हम कोरोजन संक्षारण कहते हैं। देखो लिखा भी है, तो क्या लिखा है, डिकेइंग ऑफ द मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड वाटर एयर एंड मॉइस्ट इज कॉल्ड कोरोजन, यानी कि धातुओं का अम्ल वाटर अम्ल जल वायु तथा नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होने को संक्षारण कहते हैं। इसमें जैसे कि आपके पास, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि सिल्वर है, चांदी, चांदी आपने देखे होंगे, चांदी के तोड़िया आभूषण देखे होंगे, तोड़िया हैं, ठीक ना, नेकलेस हैं, ठीक ना, ये कैसे होते हैं आपके, कुछ समय बाद ब्लैक हो जाते हैं, तो इसका मतलब है इस पर जिंक सल्फाइड की परत आ जाती है। कॉपर क्या होती है, आपने कॉपर के तार देखे होंगे, इन्वर्टर के पास देखना, बैटरी के पास क्या होता है कि ये ग्रीन कलर का कुछ हो जाता है, तो ये क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है। ऐसे ही आयरन ब्राउन कलर का हो जाता है, जिसे फेरस ऑक्साइड कहते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना, आने लायक है। अब इनसे बचाने के नियम क्या क्या होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि इसको हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस पर क्या कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, देखिए गैल्वेनाइजिंग अच्छी है, ये भी आती है, क्या होती है, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग, यानी कि आयरन के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना, आयरन के ऊपर क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। और ऐसा करते क्यों है पता है, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि आयरन हमारी हाई रिएक्टिव होती है, जिंक हमारी लो रिएक्टिव होती है इन कंपेरिजन टू आयरन, आयरन की तुलना में जिंक हमारी कम रिएक्टिव होती है, तो इसीलिए क्या करते हैं, हम जिंक की परत इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे कि ये जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा और हमारी आयरन खराब नहीं होगी, इसीलिए इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। और भी कई सारे मेथड हैं, एलॉयज बनाना, एलॉयज मिश्र धातुएं, यानी कि इसके अंदर दूसरी धातुएं जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, ठीक ना, जो जल्दी रिएक्शन कम करें, लो रिएक्टिव हो, उनको हम मिला देंगे, तो ये क्या करती हैं, जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। और क्या कर सकते हैं, या तो हम इसमें नमी से ही दूर रख लें, तो ये इनकी प्रोसेस है इस तरह से, ठीक है। और देखिए अब ये एलॉयज़ क्या होते हैं, एलॉयज़ भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एलॉयज़ क्या है, इन्हीं को जो हमारे ख़राब ना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, 2 या 3 से अधिक नॉन मेटल्स ले लेते हैं, जिनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिफरेंट हो, और उनका होमोजीनियस मिक्सर होता है, बनाते हैं मेटल्स का नॉन मेटल्स का, और जैसे हम क्या कहते हैं, एलॉयज़ कहते हैं। और एलॉयज़ क्या होते हैं, ये बहुत ही लो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, लो रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि आयरन को, अगर हम, आयरन होता है वैसे बहुत सॉफ्ट होता है,
अगर आयरन में थोड़ी कार्बन की मात्रा डाल देते हैं, कार्बन डाल देते हैं यानी कि, तो ये क्या होता है, बहुत कम डालते हैं, ठीक ना, तो ये क्या होता है, हार्ड हो जाता है, जिसको हम जल्दी से बना लेते हैं, जिससे हम बर्तन वर्तन बना लेते हैं, ठीक ना। ये आपके कुछ एलॉयज दिखे गए हैं, देखिए कुछ एलॉयज देखिए यहाँ पे, स्टील है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, एल्यूमिनियम है, ठीक ना, नाइक्रोम है, उसके बाद टाइटेनियम है, और इसके बाद देखिए ये कॉपर है, ठीक ना, बेरिलियम कॉपर है, निकल है, कॉपर निकल है, और नाइवोमियम है। ये सब क्या है आपके, ये एलॉयज के ही एग्जांपल्स हैं। उसके बाद देखिए ये किससे किससे बने हैं, जैसे स्टील आयरन निकल क्रोमियम से बना है, ब्रॉन्ज कांसा, ठीक ना, हिंदी में भी लिख दिए हैं जिससे कि किसी को हिंदी में ना पता हो तो हिंदी में जान लीजिए। जैसे कि ये देखो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट जो रहता है वो रहता है अमलगम। अमलगम क्या होता है, मरकरी का, एक आप मरकरी रहेगी, दूसरी कोई भी मेटल रहेगी, उसका जो मिक्सर होता है वो आपका अमलगम कहलाता है। लेकिन सारे की सारे, फिर से एक बात सुन लो, आराम से बताते हैं कि मरकरी का मेटल्स के साथ जो सॉल्यूशन होता है उसको अमलगम कहते हैं, लेकिन सारी जो मेटल्स होती हैं वो अमलगम नहीं बनाती, यानी कि सारी मेटल्स हमारी मरकरी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, जैसे कि आयरन ही नहीं करती है, आयरन नहीं करती है, ठीक ना, और भी हैं जो नहीं करती हैं, लेकिन आपके यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है। रांगा, इनका जो इन सब जो मिश्र धातुओं का यूज होता है, यानी कि जो एलॉयज़ होते हैं, जितनी भी एलॉयज़ हैं, इन सारे का सारा एलॉयज़ का यूज हम बर्तन बनाने में, आभूषण बनाने में, जैसे कि देखिए लिखे दिखे भी रहे हैं आपको, अलग अलग चीज़ें बन रही हैं इनसे ना, देखिए कितनी अच्छी चीज़, क्यूट क्यूट चीज़ें हैं जो बनाने में किया जाता है। और एक है प्रोसेस, और जो कि बहुत अच्छी है, ये भी क्या करते हैं, इससे भी हम कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या करते हैं, हमने आपको ऊपर एक रिएक्शन बताई थी, क्या बताई थी, देखिए, प्रो प्रोसेस ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ द थिक ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आपको हमने एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड बताया था, ध्यान हो तो, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड वो क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना ये हमारा एनोनाइजिंग कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है, ठीक ना। तो यानी कि ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम, जो मेटल्स होती हैं उनकी ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारी जो मेटल्स होती हैं वो ख़राब जल्दी नहीं होती हैं। देख लीजिए 2023 में, 19 में, 16 में, 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, सारा का सारा बिल्कुल सेम है, पूरा का पूरा कोरोजन, डिफाइन कोरोजन, कोरोजन के बाद कोरोजन की डिफाइन कीजिए, ठीक ना, व्हाट इज़ द कोरोजन ऑफ आयरन कॉल्ड, रस्ट कहते हैं, ठीक ना, सारा का सारा लिखा है, रस्टिंग सब लिखे हैं, ठीक ना। उसके बाद किस पे कैसी क्या प्रोसेस होती है पढ़ लेना आप। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट फिनिश। अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब से तो भर ही दीजिए, और लोगों के पास शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि वीडियो अच्छी है, आपने देखी है, सारा का सारा पेपर यहीं से आने वाला